दोस्तों, लड़की थी हिंदू और लड़का था दोस्तों मुसलमानों का। इस एक केस की बात करते हैं शुरू से। बात है फरवरी 2026 की। करीब 20 साल की एक लड़की के व्यवहार में अचानक से परिवर्तन होने लगता है। उसके बातचीत करने का ढंग, तरीका, उसके पहनने का ढंग वो बदलने लगता है। जब माँ और बाप की नज़र उस बेटी पर पड़ती है तो अपनी बेटी को देखकर थोड़ा हैरान होने लगते हैं, क्योंकि वो हिंदू परिवार से होते हैं और वो लड़की रह रही थी जैसे कोई मुसलमान परिवार से हो। वो हिजाब पहन के रहने लगती है, बड़े एहतराम के साथ रहने लगती है। उसने इस तरह से बातें करना शुरू कर दिया कि माँ बाप को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। और यह आश्चर्य जब जाकर रुकता है, यानी और भी बड़ा रूप लेता है जब फरवरी के महीने में मुसलमानों के रमज़ान का महीना शुरू होता है। और जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है तो घर वाले चिंतित इसलिए भी हो जाते हैं कि लड़की ने रोज़ा रखना स्टार्ट कर दिया। जब रोज़ रोज़ रोज़ा रख रही थी, लगातार रख रही थी और चुपके से वो नमाज भी पढ़ रही थी। जब माँ और बाप ने उसे कुछ खाने का सामान दिया, यानी हिंदू फैमिली की तरफ से खाने को दिया, तो उसने खाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे नहीं खाना है, मैं अभी उपवास में हूँ। दोस्तों, जबकि उपवास का ऐसा कोई वक्त नहीं चल रहा था। तो माँ और बाप को बिल्कुल एहसास हो जाता है। जब एहसास हो जाता है, यानी उनको पता चलता है, तो अपनी बेटी को बैठाते हैं और बैठाने के बाद पूछताछ करते हैं और पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कर रही हो, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू परिवार में ऐसा नहीं होता है, और हिंदू होने के बाद भी तुम ऐसे काम कर रही हो जैसे कि मुस्लिम धर्म के लोग करते हैं। बेटी ने जब अपने बारे में बताना शुरू किया तो माँ और बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उन्होंने कहा कि आज से तुम नौकरी पर बिल्कुल भी नहीं जाओगी, इसलिए तुम्हारी पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। नौकरी नहीं करोगी क्योंकि वहीं से तुम इस तरह की बातें सीख कर आ रही हो। माँ और बाप ने जब बातचीत की थी, वहीं से उन्हें पता चला था कि यह जो कुछ भी कर रही है वहीं से देखकर आई है, यानी कंपनी से, यानी नौकरी से। यहाँ पर उसका अप्लाई कर रही है, उसका उपयोग कर रही है। इसी बीच में जब लड़की ने ऑफिस आना जाना बंद कर दिया क्योंकि माँ बाप की मर्जी नहीं थी, तो यह बात आसपास के लोगों को पता चल जाती है। आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तो अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, ठीक ठाक पैसे कमाती है, उसके बावजूद भी अब घर से बाहर निकलती क्यों नहीं है, क्या बात है, क्या नहीं है। लेकिन यह बात अभी तक तो चार दीवारी के अंदर थी, लेकिन यह बात पराई हो जाती है, घर से बाहर निकल जाती है, पड़ोसियों तक पहुंच जाती है और पड़ोसियों से आसपास के लोगों तक भी पहुंच जाती है और फिर रिश्तेदारों तक भी पहुंच जाती है। तो यह कुछ लोगों तक पहुंच जाती है तो किसी ने इस बात को स्थानीय नेता, यानी एमएलए हो, स्थानीय नेता तक बात को पहुंचा दिया। स्थानीय नेता से कहा कि एक हिंदू फैमिली है, उनकी जो लड़की है वो ऐसा व्यवहार करती है जैसे मुसलमान करते हैं। बिल्कुल मुसलमानों की तरह रहना, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे क्या उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। इतनी बात थी। उस स्थानीय नेता को यह बात बहुत ज़्यादा खराब लगती है। वो तुरंत ही तत्काल ही नज़दीक पुलिस स्टेशन जाता है। जो उसने अभी तक कहानी सुनी थी, उस कहानी को वहाँ पर जाने के बाद पुलिस को बताने लगता है। साथ ही साथ कमिश्नर तक पहुँच जाता है और कमिश्नर को भी पूरी कहानी बयां कर देता है। यह मामला कुछ ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। कुछ दिन के बाद यह मामला मीडिया में सुर्खियों में बन जाता है, वायरल होने लगता है। वो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि आसपास के जो प्रदेश थे वहाँ तक पहुँच जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से पूरे देश भर में इस बात को लेकर लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं। क्या है इस घटनाक्रम के पीछे की पूरी कहानी, आज की इस वीडियो के माध्यम से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ मोगली। मुंबई शहर से लगभग 180 किलोमीटर की दूर जिला नासिक है और जिला नासिक में एक थाना लगता है, देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन। और देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला एक कंपनी है जिसका नाम है टीसीएस। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। चार लड़कियां होती है और चार लड़कियों की अलग अलग वक्त में टीसीएस कंपनी में आवेदन करने जाती है। उनको नौकरी पाने के लिए फॉर्म भरती है। उनको हाउस कैंपिंग के लिए आवेदन निकले हुए थे तो उन्होंने फॉर्म भर दिए। और जैसे ही फॉर्म भरते हैं तो जो भी इस कंपनी में आवेदन करने के बाद औपचारिकताएं होती है, उस औपचारिकता के बाद इन चारों की नौकरी लग जाती है और इनको जिम्मेदारियां दे दी जाती है कि आपको झाड़ू लगानी है, आपको पोंछा लगाना है, आपको वॉशरूम की साफ सफाई करनी है और जैसे कैफेटेरिया होता है वहाँ पर भी आपको देख रेख करनी है। साथ ही जहाँ पर यह कर्मचारी बैठते हैं
बड़े ऑफिसर बैठते हैं, अपना काम करते हैं, तो वहाँ की भी साफ सफाई आपकी जिम्मेदारी आपके ही ऊपर है। अब ये चारों अलग अलग वक्त में इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। चारों की जब जॉब लग जाती है, चारों पूरी ईमानदारी के साथ झाड़ू पोंछा करना शुरू करते हैं, साथ ही साथ बाथरूम की सफाई करना उस काम को कर रही थी। और यह कोई नहीं जानता था कि ये सफाई कर्मी है। दरअसल इनके पास स्पाई कैमरे होते हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगे हुए हैं, और यही बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी गोपनीयता के साथ काम कर रही थी। और करीब करीब 40 दिन तक ये ऐसे ही काम करती है, और काम करने के बाद यह वॉइस रिकॉर्डर का काम भी करती है, और चाहे वीडियो हो उसको भी बना लिया करती थी। कंपनी में काम करने के बाद एक लड़की की, यानी सफाई कर्मचारी पर नज़र पड़ जाती है। और जब नज़र पड़ जाती है तो वो देखती है कोई लड़की लड़के के साथ बैठी हुई है, बातचीत कर रहे हैं, यानी बड़े ऑफिसर है। अचानक ही वो जाती है, जबकि वहाँ बिल्कुल गंदगी नहीं थी, वहाँ पर साफ सफाई पहले से की गई थी, वहाँ बिल्कुल पूरी तरह से साफ सुथरा था। उसके बावजूद भी वो साफ सफाई का काम करना स्टार्ट करती है। लड़का फिर डांटने लगता है, कहता है कि आप यहाँ साफ सफाई क्यों कर रही हो, तो यहाँ पहले से सफाई हो चुकी है, हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पर तुम बार बार क्यों आ रही हो। इस तरह की बात थी। जब वो लड़की भी इस बात को देख रही थी, लड़की ने उस सफाई कर्मचारी से पूछ लिया कि तुम्हारे हाव भाव देखने के बाद भी नहीं लगता है कि तुम सफाई कर्मी हो, क्या बात है, कौन हो तुम, अपने बारे में कुछ बताओगी या नहीं बताओगी। उसने कहा कि हम सफाई कर्मी नहीं है, कुछ और है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे पास स्पाई कैमरा देखा है, मुझे ऐसा भी फील होता है जैसे तुम हमारी वीडियो बनाती हो, रिकॉर्डिंग करती हो। तो इस तरह की बात हुई। फिर उस लड़की ने कहा हम महाराष्ट्र पुलिस में सर्विस देते हैं, यानी काम करते हैं, और महाराष्ट्र पुलिस में सर्विस होने के बाद हमें यहाँ पर एक काम के लिए भेजा है, और उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन क्लीन। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर हम यहाँ आई है सफाई कर्मचारी बनने के बाद, और यहाँ पर इस तरह के काम कर रही है। उस लड़की ने अपने दिल की बात सामने रख दी थी। हालांकि वो पहले से काम कर रही थी, करीब करीब 40 दिन के आसपास वह रिकॉर्डिंग का काम करती है, सफाई का काम करती है, वीडियो बनाती है, और बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लेती है। इधर तो यह 4 पुलिस वाली जो होती है वहाँ जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, जो पुलिस कमिश्नर का आदेश था और ऑपरेशन क्लीन था उस काम को कर रही थी। इसी बीच में 26 मार्च 2026 की यह बात होती है दोस्तों। टीसीएस कंपनी में काम करने वाली एक 20 साल की लड़की होती है। वो देवलाली कैंट पुलिस स्टेशन जाती है, और वहाँ जाने के बाद बताती है कि दानिश नाम का एक कर्मचारी होता है जो टीसीएस कंपनी में काम करता है, उसने उसका यौन शोषण कर लिया है। यानी कि उसने पहले प्यार किया, प्यार करने के बाद उसने शादी का भरोसा दिलाया, और शादी का भरोसा दिलाने के बाद अगस्त 2024 की बात है, वह एक होटल में लेकर जाता है। उसने भरोसा दिलाया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। उस लड़की की बात इस लड़की को कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगती है। जैसा वो करता था, जैसा भी वो सिखाता था, उसकी तरह वो रहने लगती है। यानी उस लड़के को और भी ज़्यादा इम्प्रेस करने लगती है। लड़का मुस्लिम समाज से होता है, जिसका नाम दानिश शेख होता है। लड़की जो होती है 20 साल की होती है, वो हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी। हिंदू होने के बावजूद भी उसको बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाती है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि जिस लड़के से वो प्यार करती है, जिसके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहती है, जिसका नाम दानिश खान होता है, वो भी शादीशुदा है, यानी कि वो तो उसका यौन शोषण कर रहा है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यह बात जब उस लड़की को पता चलती है तो उस लड़की को बड़ा दुख होता है, और उस लड़की ने अपने ही ऑफिस में यानी बड़े कर्मचारियों से वह बात सुना दी। बात बताना भी शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जबकि गंभीरता से नहीं लिया तो उसकी शिकायत पर 26 मार्च 2026 को यह एफआईआर दर्ज कर ली जाती है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। यही लड़की थी जो अपने माँ बाप के सामने आती है और उसका रूप बदला हुआ था, यानी उसका हिजाब बदला हुआ था। उसने हिजाब पहनने का तरीका, उसने शायद बीफ खाने की भी आदत डलवा दी थी। यही वजह थी कि वो लड़की के परिवार वालों को यह बात मालूम चल जाती है। बात स्थानीय नेता तक पहुंच जाती है, और स्थानीय नेता से बात फिर आगे बढ़ जाती है। और पुलिस प्रशासन ने जब इस मामले की जांच पड़ताल कराई तो बहुत सारे तथ्य और सबूत सामने आ जाते हैं, और कुछ और लोगों के नाम सामने आ जाते हैं, जिसमें दानिश शेख का नाम सामने आता है, जिसकी उम्र 34 साल के आसपास होती है। ऐसे ही अत्तर सिंह का नाम भी सामने आता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है यह तो एक तरह का मास्टरमाइंड ही है, क्योंकि जब इसका मोबाइल हाथ में लिया जाता है
चेकिंग की जाती है और उसको चेक किया जाता है, तो उसमें कई लड़कियों के फोटो पाए जाते हैं और उसमें कुछ हिंदू लड़की होती है और हिंदू लड़की के जो फोटो थे वो इस तरह से थे जैसे कि कोई मुस्लिम हो, यानी उसको भी हिजाब पहना रखा था। पहली जो लड़की थी उसने कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। पहली जो लड़की थी उसने कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। वो इस्लाम धर्म के हिसाब से चलने लगी और वो हिंदू धर्म को छोड़ चुकी थी। ऐसे ही तो अत्तार के बारे में पता चलता है कि उसके मोबाइल में कुछ इस तरह की बातें हैं। तो पुलिस ने जांच के हिसाब से, पूछताछ के हिसाब से उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, उसको भी हिरासत में ले लिया और उससे भी पूछताछ करना शुरू किया। ऐसे ही निदा खान यहाँ पर एचआर मैनेजर होती है इस टीसीएस कंपनी में। पीड़ित जो सामने आ रहे थे, जो जांच पड़ताल हो रही थी, जांच पड़ताल के बाद ही पता चलता है कि जो एचआर मैनेजर है निदा खान, इससे भी शिकायत की जाती थी। लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी निदा खान ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यदि निदा खान इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद यह जो कंपनी टीसीएस का नाम लगातार सुर्खियों में बना जा रहा है वो इतना सुर्खियों में नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर का, अपनी पोस्ट का सही रूप से इस्तेमाल नहीं किया था। निदा खान के बाद में चौथे नंबर पे नाम आता है आसिफ अंसारी है, उसका नाम भी सामने आ जाता है। सफ़ी शेख है, उसका नाम भी सामने आता है। शाहरुख कुरैशी, उसका नाम भी सामने आता है। रजा मेमन, उसका नाम भी सामने आता है। और 8वां नंबर होता है अश्वनी अशोक चेनानी, यानी कि यह भी इस कंपनी के बड़े अधिकारियों में शुमार थे। इनके पास भी शिकायत पहुंची थी और जब शिकायत पहुंचती थी तो अशोक ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस ने इस आधार पर इस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया, पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया और पूछताछ जारी होने शुरू कर जाती है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था, पूछताछ जारी थी और वक्त के साथ साथ जो पीड़िताएं थी वह आने शुरू हो जाती है और बताया जाता है कि लगभग 12 पीड़िताएं सामने आ जाते हैं। और 12 पीड़ित जब सामने आते हैं उन्होंने यह बताना शुरू किया कि हमसे जबरन नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता था, कि तुम्हें नमाज पढ़नी है। उन्हें भीख खाने के लिए भी प्रेशर किया जाता था और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी इस तरह के आरोप जब उन पर लगते हैं तो यह टीसीएस केस होता है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसी बात की चर्चा होना शुरू हो जाती है, यानी एचआर मैनेजर को लेकर इससे ज़्यादा बातचीत होती है क्योंकि उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी निदा खान पर और निदा खान ने अपनी जिम्मेदारी को सही समय पर सही तरीके से निर्वाह नहीं किया, उसका उपयोग नहीं किया। अगर किया होता तो शायद ये सुर्खियों में नहीं बनती, ये न्यूज नहीं बनती। पूरे देश बस इसी बात को लेकर चर्चा कर देता है। 26 मार्च को पहली एफआईआर दर्ज होती है और 3 अप्रैल तक कुल मिलाकर 9 एफआईआर दर्ज हो जाती है। अलग अलग एफआईआर दर्ज होते हैं। तो एक टीसीएस कंपनी होती है, जब देश भर में इसका नाम सुर्खियों में आने लगता है तो कंपनी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वहां तक बात पहुंच जाती है, उन्हें बदनामी लगती है और उसके बाद फिर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाती है कंपनी की तरफ से। यानी कि टाटा सन्स के जो चेयरमैन होते हैं एन चंद्रशेखरन, वो एक मीडिया के सामने जवाब देते हैं, बोलते हैं कि टीसीएस की जो चीफ ऑपरेटर ऑफिसर है जिसका नाम आरती है, उसके नेतृत्व में इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो 8 कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं सभी के सभी कर्मचारियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, यानी नौकरी से हटा दिया गया है, उनको सस्पेंड कर लिया गया है। इस मामले में जब बात मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है तो मुख्यमंत्री ने इस मामले में एसआईटी गठन करने का आदेश दे दिया। अब इसमें जब उच्च स्तरीय जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, यानी कि एसआईटी इस मामले की जांच पड़ताल करने लगती है, तो ईएसटीएस कंपनी के जो अधिकारी होते हैं वो सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन देते हैं, यानी कि जो भी उन्हें दस्तावेज चाहिए, जैसी जांच के में सहयोग चाहिए वो कंपनी करने के लिए तैयार हो जाती है। सभी दस्तावेज दे दिए जाते हैं। ईमेल आईडी पर जो रिकॉर्डिंग थी वो भी दे दिए जाते हैं, वह भी उपलब्ध कराने की बात कर दी जाती है। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे थे, उस सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज थे उस फुटेज को भी उपलब्ध कराने की बात कर दी जाती है। ये 4 पुलिस वाली थी यहाँ पर जांच पड़ताल गोपनीय रूप से करने के लिए आई थी, वो भी दावा करती है कि उनके पास बहुत सारे सबूत मिले हैं, जो सबूत पर्याप्त है। अगर कंपनी सहयोग भी नहीं करेगी तो भी उनके पास वो सबूत बहुत है, उनके आधार पर काम हो सकता है। अब एसआईटी ने न केवल खुद जांच कर रही है बल्कि अपनी जांच की जो ब्रीफिंग है वह एटीएस को सौंप रही है, एटीएस को भी जानकारी दे रही है। यह एटीएस एक बड़ी कंपनी होती है जांच पड़ताल के लिए सामने आती है। इसमें एसआईटी का यह भी मानना है कि
इसमें वित्तीय लेन देन तो नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए किसी ने कुछ ना कोई बाहर से संस्था इसमें काम कर रही हो, किसी विदेश की संस्था इसमें काम कर तो नहीं रही, साथ ही कोई विदेशी कोई इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। हालांकि इसमें यह भी बताया जाता है कि मलेशिया में जॉब लगाने के नाम पर कई लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स थे एक कर्मचारी के पास थे, हम तुम्हारी विदेश में नौकरी लगवा देंगे। बाहर से पर जो ग्रुप बनाए गए थे उसमें से भी कुछ दिशा निर्देश दिए जाते थे कि तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है, इस तरह की बात थी। अभी तक जो इस मामले की जांच पड़ताल नहीं आई है, लेकिन इसमें जो गिरफ्तारी हुए हैं एक कर्मचारी है, कर्मचारी की पत्नी ने एक मीडिया में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद वह कहती है कि दानिश जो 20 साल की लड़की है उन दोनों का यह व्यक्तिगत मैटर था